This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And in today's class, we have a very important topic, that is sentence formation. And yesterday we had a very first lecture, and I discussed content words and structural words. और उसमें से मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था, अगर आपको याद हो। कंटेंट वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो आप लोग बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं। इट इज दे आर एक्चुअली योर वोकैब्युलरी। एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो आपके वर्ड्स को जोड़ते हैं, जैसे आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस। दे एक्चुअली कंबाइन योर वर्ड्स। तो जिसमें सबसे पहले मैंने आपको आर्टिकल्स का एक असाइनमेंट दिया है, कल हमने कंजंक्शंस पे थोड़ी सी बात की थी। फिर हम आगे चले तो हमारे साथ फ्रेज आया था, हमने फ्रेज पे बात करी, क्लॉज पे बात करी। फिर हमने सेंटेंस पे बात करी, फिर सेंटेंस की काइंड्स को हमने डिस्कस किया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। और उसके बाद फिर हम पहुंचे कहाँ पर? उसके बाद हम पहुंचे थे सेंटेंस की वेरिएशंस पर, जिसमें हमने सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया था। एंड देन आई गिव यू एक्सरसाइज। मुझे पता है अभी तक सॉल्व नहीं हुई होगी, जैसे ही आपको वक्त मिले उसको लाजमी तौर पर सॉल्व कर लीजिएगा। मेरी मुलाकात आपसे 2 दिन रहती है, मंडे और ट्यूसडे। अगर मैं मंडे और ट्यूसडे को नहीं मिलता तो मैं आपको मिलूंगा वेडनेसडे और थर्सडे। ये 2 दिन मेरे होते हैं, आपको अपडेट हो जाती है कि सर के सेशंस आपके साथ कब होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का जो सेशन है वो है सेंटेंस फॉर्मेशन के हवाले से। इफ यू मेक एनी सेंटेंस, जो सबसे जनरल फॉर्मेशन है जो हमें स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो फॉर्मेशन क्या है? वो फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। हम इन 4 वर्ड्स की मदद से एक सेंटेंस क्रिएट कर देते हैं। अब इसके अंदर एक नई चीज है, एडवर्ब। अगर आप गौर से देखें, मैंने बहुत सारे एडवर्ब्स आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखे हैं। एवरी डे, एवरी संडे। एवरी संडे बराबर होता है ऑन संडेज, इसका मतलब होता है इतवार के इतवार। एवरी संडे इज इक्वल टू ऑन संडेज। एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, डेली, ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफ्टन, समटाइम्स, हार्डली, सेल्डम। अच्छा, हर एडवर्ब का अपना एक रिश्ता है वर्ब से। देखो, एडवर्ब अगर अंडरस्टैंड करो तो एडवर्ब मींस दैट समथिंग व्हिच इज बीइंग एडेड इन द वर्ब। कोई चीज है जो वर्ब के अंदर ऐड की जा रही है, और वो एडवर्ब जो है वो वर्ब की मीनिंग्स में एडिशन करता है, वर्ब को थोड़ा सा सपोर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें यहां पर, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट। 3 आपको कैटेगरीज नजर आ रही है, राइट नाउ, एट द मोमेंट, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, येट, सो फार, एवर। दे ऑल आर एडवर्ब्स। और ये एडवर्ब्स सारे प्रेजेंट में हमें नजर आते हैं, लेकिन मुख्तलिफ सिचुएशंस में दिखते हैं। कोई सिंपल में, कोई प्रोग्रेसिव में, कोई परफेक्ट में। और अगर हम पास्ट की तरफ जाते हैं तो यस्टरडे, लास्ट वीक, 2 days अगो, लास्ट मंथ, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो माजी की बात करते हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव के अंदर आपको ये नजर आएगा। अब जैसे मैंने नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे आप लोगों के लिए, जैसे लिखा है, शी राइट्स अ लेटर। अच्छा, ये जो मैंने राइट्स लिखा है, इसको लिखने की सबसे बड़ी वजह ये एडवर्ब है। यहां पर एडवर्ब को तब्दील कर दीजिए, ये राइट्स बदल जाएगा। एवरीडे की जगह पर आप यस्टरडे लिख दे, ये अपनी जगह छोड़ देगा। यहां पर देखिए, राइट नाउ की वजह से मैंने क्या लिखा है, शी इज राइटिंग। जुमला सेम है, शी इज राइटिंग अ लेटर। यहां पर रिसेंटली की वजह से वर्ब में तब्दीली आई है, शी हैज रिटन अ लेटर टू अली रिसेंटली। यहां पर यस्टरडे है। अगर आने वाले दिनों में कोई ऐसी एक्सरसाइज बनाकर दूं मैं आपको
कि जिसमें मैं आपसे कहूं कि वर्ब की सही फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए एडवर्ब को देखते हुए, तो क्या आप ऐसा कर लेंगे? आप ये याद करना पड़ेगा आपको कि कौन सा एडवर्ब किस सिचुएशन में आता है। अभी नहीं दे रहा, आने वाले एक दो हफ्तों में एक ऐसी एक्सरसाइज आपके पास आएगी जहां पर आपको ये कहा जाएगा कि देखिए मैं एक मिसाल देता हूं। सारा ब्रैकेट में कॉल यू एट द मोमेंट। क्या आप वर्ब को सही कर सकते हैं? सारा कॉल यू एट द मोमेंट। Sarah is calling you. ये चीज कोई मुश्किल बात? अगर मैं एट द मोमेंट की जगह पर लगा देता हूं टुमारो, तो आप बताइए आप वर्ब के साथ क्या करेंगे? Sarah will call you. Call you tomorrow. सारा विल, यानी कि देखिए एडवर्ब बदलता है, एडवर्ब बदलता है तो सेंटेंस बदलता है। अगर मैंने यहां Yes. लगा दिया येट और यहां लगा दिया नॉट कॉल, अब कोई नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन टेंस कौन सा होगा? कोशिश कीजिए, दिमाग पे थोड़ा सा जोर Present डालें। definite. अस्तगफिरुल्लाह। येट का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में देखा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा. येट का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में देखा जाता है। आप प्रेजेंट Sarah परफेक्ट, hasn't called you. एग्जैक्टली। सारा, Hasn't called you. सारा Called है, you. सारा हैजंट कॉल्ड यू येट। सारा ने तुमको अब तक फोन नहीं किया। सारा हैजंट कॉल्ड यू येट। आ गई बात समझ? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब एक सेंटेंस, हम बहुत सारे सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके जहन में आ गया, इंट्रो मिल गया आपको एडवर्ब्स का, कि एडवर्ब्स बेसिकली टाइम एक्सप्रेशंस है। ये हमें टाइम के बारे में बताते हैं और ये साथ साथ में मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ एडवर्ब्स आते हैं और ये वर्ब को भरपूर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में लेक्चर्स में एक ऐसी एक्सरसाइज आएगी जिसमें आपको इन एडवर्ब्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा ना तो फिर मैं इनका दोबारा आपको रेफरेंस दूंगा, फिर आप कहेंगे जी जी सर, वो बचपन में आपने हमें बता दिए थे जब आपने सेकंड लेक्चर हमें दिया था। ठीक है। सर हसीब टीचर्स अस एवरी डे। सर हसीब हमें रोज पढ़ाते हैं। एवरी डे सर हसीब टीचर्स अस। सर हसीब एवरी डे टीचर्स अस। अब एडवर्ब की लोकेशन देखिए। आप एडवर्ब को जुमले के शुरू में इस्तेमाल कीजिए, आप एडवर्ब को जुमले के आखिर में ले जाइए, कोई परेशानी की बात नहीं। एडवर्ब जुमले के शुरू में आ जाए तो बस याद रखिएगा कि आपको कैपिटलाइजेशन करनी होगी। आपका एडवर्ब जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। पंक्चुएशन का ख्याल रखिएगा, कॉमा इस्तेमाल कीजिए। आप जुमले के आखिर में ले जाइए, कोई परेशानी नहीं है, आप इसको वर्ब से पहले ले आए। लेकिन जरा सोचिए और सोच समझ के हाथ उठाकर जवाब दीजिएगा, क्या हर एडवर्ब को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? आपके पास देखिए बहुत सारे एडवर्ब्स की लिस्ट मौजूद है। सोचें क्या हर एडवर्ब इसी तरह से जुमले के आखिर में, जुमले से के शुरू में और वर्ब से पहले आ सकता है? यस और नो में भी आप जवाब जवाब दे सकते हैं। चेक। सोचने का टाइम है 10 सेकंड। हाँ भाई, बताइए क्या एडवर्ब का इस्तेमाल कर दे हर जगह पर?
एडवर्ब का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं? आयशा कहती है नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हम एडवर्ब का इस्तेमाल इस तरह से, हर एडवर्ब को हम हर जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एवरी संडे, एवरी संडे को आप सेंटेंस के शुरू में ले आइए, सेंटेंस के आखिर में ले जाइए, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा कहना मुनासिब होगा? शी कॉल, शी एवरी डे, एवरी संडे कॉल्स मी। अजीब सा नहीं हो रहा? मेरी तो जबान में भी नहीं आ रहा। शी एवरी संडे कॉल्स मी। ज्यादा मैंने जो सुना है वो यूं सुना है, एवरी संडे शी कॉल्स मी, एवरी संडे शी कॉल्स मी, शी कॉल्स मी एवरी संडे। इसका मतलब ये है कि हर एडवर्ब के साथ ऐसा नहीं होता। खास तौर पे यहाँ पर देखिएगा, ये दो आ गए आपके पास, नेवर और ऑलवेज। इनको जुमले के शुरू में लगा देखा है कभी? आप माइक में यस और नो भी बोल सकते हैं। कभी आपने नेवर और ऑलवेज को जुमले के आखिर में देखा है? ही बायज सेल फोन नेवर, यू गो देयर नेवर, सुना है कभी? No, sir. इट्स नॉट। हाँ, नेवर को हमेशा हमने वर्ड से पहले ही देखा है और Follow, सुना sir. है। तो कुछ एडवर्ब्स की लोकेशंस हमें ऑलरेडी याद है, और जब हम अभी इस इंग्लिश एक्सपोज करेंगे ना अपने आप को, जब हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, हमें खुद ये बात समझ आएगी कि नहीं यार, ये वाला एडवर्ब, जैसे यस्टरडे है, शी कॉल्ड मी यस्टरडे, यस्टरडे शी कॉल्ड मी, आई यस्टरडे कॉल्ड यू, सही है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, गलत नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गोरा कहता है दैट्स अनयूजुअल, उसको गलत तस्लीम नहीं किया जाता। ठीक है ना? कुछ चीजें अनयूजुअल हो जाती हैं, तो वो हम आपको लिखवा भी देते हैं कि बेटा दिस इज अनयूजुअल। लेकिन देखें, नेवर कॉल मी अगेन, ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट अर्ली, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, यहाँ पर तो हमेशा हमने सेंटेंस के शुरू में ही देखे हैं। लेकिन अगर आप एक्सरे करेंगे इस सेंटेंस का, तो उससे पहले आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा, और वो क्या है? यू। यानी कि सेंटेंस के शुरू में आपको यू दिख रहा है। आ गई बात समझ? एडवर्ब के बगैर जुमला बना सकते हैं? Is it possible to construct a sentence without an adverb, without an object, without a subject? जी सर, बिल्कुल दिख रहा है, नजर आ रहा है। It is possible to construct a sentence without an adverb, without an object. Sonia plays cricket. Sarah drank Pepsi. They drive a car. I eat food. No adverb required. क्या हर सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन क्या कंपलसरी होता है आसिया? हर सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन लगाना जरूरी है? नो सर। मैं क्रिकेट No. खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, जरूरी थोड़ी थी मैं ये बोलूँ मैं हर इतवार को क्रिकेट खेलता हूँ, मैं आमतौर से क्रिकेट खेलता हूँ, मैं कभी No. नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से क्या हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है? मैं No, खेलता sir. हूँ, आई प्ले, शी अंडरस्टैंड्स, ओह आई सी। जरूरी तो नहीं है कि आपके सेंटेंस के अंदर रिसीवर ऑफ एन एक्शन भी हो। अभी जैसे आपके पास आने वाली आज के ही सेशन में मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा, भाई कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी तो होते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, और ना वहां ऑब्जेक्ट लगाया जा सकता है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां कोई रिसीवर ऑफ एन एक्शन नहीं होता? जी बिल्कुल। मतलब सर ये बात समझाइए हमें। भाई देखिए, अभी इस वक्त आप लोग मेरे रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। आई टीच यू बिकॉज यू आर रिसीविंग नॉलेज। आ गई बात समझ? मुझे गुस्सा आया, मैंने चाटा रखा अली के चेहरे पे। आई स्लैप्ड अली, रिसीवर कौन था? अली। आई मुझे गुस्सा आया, मैंने डांट दिया सारा को, आई स्कॉल्डेड सारा, रिसीवर कौन है? Sara. सारा। रोई कौन? आंसू किसके निकले? सारा, क्योंकि Sara. वो रिसीवर है। अब ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ सेंटेंसेस के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे बर्ड्स फ्लाई। अब बता दो एक्शन किसने रिसीव किया?
बर्ड्स फ्लाई, एक्शन रिसीव किसने किया? किसी ने भी। शी नोज, एक्शन को किसने रिसीव किया? किसी ने नहीं। किसी ने भी नहीं किया। द डोर ओपन्स, एक्शन किसने रिसीव किया? किसी ने भी रिसीव नहीं किया। तो जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते, मुमकिन है कि वो वर्ब्स का एक नाम होता है जो कि आज के सेशन में आने वाला है। मैं दोबारा आपसे वो नाम लूंगा भी और बताऊंगा भी। वो वर्ब कहलाता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। ठीक है, आइए। अच्छा, क्या ऐसा मुमकिन है कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन जाए? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना लें? सोच समझ के, देख कर, स्क्रीन के ऊपर देखें, क्या ये मुमकिन नजर आ रहा है? देखिए, सेंटेंसेस भी आपके सामने आ गए। कॉल सारा नाउ, किल हर Yes, sir. राइट नाउ, ओपन द डोर नाउ। No, sir. ही शी इट आई वी दे यू, सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं आपको? You. बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रहे, कोई भी सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। लेकिन नीचे जाते हैं तो एक सेंटेंस में कॉल सारा से पहले एक रोशनी नजर आ रही है, और वहां से पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ हमारी नॉलेज में है। हमें इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन का पहला सेंटेंस याद नहीं करवाया। वो क्या था, आज सुन ले, जिंदगी के 35 साल गुजारने के बाद। इन imperative sentence, subject is usually hidden. In imperative sentences, we don't use subject because it is obvious, it is definite. ये बात किसी ने नहीं बताई, सिर्फ इतनी सी बात बताई थी, we use imperative for advice, request and order. सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये 3 बातें याद कराएगी। ये सेंटेंस भी लिखवा देते। इन imperative sentence, द सब्जेक्ट इज यूजुअली यू, सेकंड पर्सन, क्योंकि हम किसको ऑर्डर करते हैं, हम किससे रिक्वेस्ट करते हैं? सेकंड पर्सन से, जो हमारे सामने होता है। Yes, sir. ठीक है ना? आप इधर आइए। अब जो मेरे सामने है मैं उसी से रिक्वेस्ट करूंगा ना। हाँ, आप इधर आइए, कम हियर। जी जी बेटा, आप कम हियर। अब जिससे मैं मुखातिब हूं, मैं उसको ये क्यों कहूं, इधर आ भाई तू, यू कम हियर, ऐसे तो नहीं बात करूंगा मैं। लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ जाए, अगर मुझे गुस्सा आ जाए, तू इधर आ भाई, तो मेरी जबान पर यू भी आ जाता है। तुम चुप रहो। कितना बोलते हैं ना आप लोग अपने रूटीन में, तुम चुप रहो। तुम तुम यू स्टैंड अप। आप देखिए, आप में से जो टीचर्स हैं, जो स्कूल में पढ़ाती है, रोजाना आप बोलते हैं तुम बातें मत करो। गुस्सा आता है तो जबान पर यू आ जाता है। आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है। अच्छा, गौर से देखिए, अली कम्स ऑन टाइम और अली कम ऑन टाइम, दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग्स में जमीन आसमान का फर्क है। अली कम्स ऑन टाइम क्या मतलब? अली अली वक्त पे आता है। हमेशा कम टाइम पे आता है। अली हमेशा वक्त पर आता है, अली कम्स ऑन टाइम। जी। ये रिपीटेड एक्शन है, अली वक्त पर आता है। अली, जी सर, कम ऑन टाइम। ओके सर। वक्त क्या ये पर मतलब? आओ। ऑर्डर है। ये अली ऑर्डर है। ऑर्डर है। अली, क्या मतलब है? वक्त पर आया करो भाई। जी सर। सारा मेरी बात सुनो, मेरा पीछा करना बंद करो। सारा बात तो सुन लो। सारा लिसन टू मी, स्टॉप फॉलोइंग मी। लोग देख रहे हैं। सारा सारा लिसन टू, हाथ छोड़ो मेरा, लीव माय हैंड। Hand. सारा लिसन टू मी। और नीचे देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, सारा लिसन्स टू मी। सारा मुझे सुनती है। सारा मुझे सुनती है। तो मेरा आपका कोई सवाल? नहीं सर, थैंक यू।
I'm listening. अ, तुम मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। गुस्सा आ गया हस्बैंड को, उन्होंने कहा तुम मेरे कमरे से बाहर चली जाओ, यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम। हेलो, अब्बा ने दिया था मेरे घर, तुम घर से बाहर निकलो, यू गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस। अरे मजाक कर रहा था, तो मजाक कर रहा था, वो देखे कैमरा लगा हुआ है, प्रैंक शूट कर रहा था यार, तुम तो दिल पर ले गए। जा रहा हूँ मैं चाय बनाने, तुम चाय के साथ सैंडविच लेगी आप? हाँ जरूर। स्कूल वाले जुमले याद करें जो टीचर्स बोलती हैं। तो बातें मत करो, कैसे बोलते हैं आप लोग स्कूल में बच्चों को ये जुमला? क्योंकि बहुत सारी टीचर्स भी पढ़ रही है, मुझे पता है, रात में आज क्लास ले रही हूँ। तुम बातें मत करो, Don't talk. इसमें Don't talk. यू बच्चे ने भी बता दिया डोंट टॉक। तुम बातें मत करो, Don't talk. You don't talk. यू डोंट टॉक। ये ईमानदारी से आपने बनाया, यू डोंट टॉक। तुम चिल्लाओ नहीं, यू डोंट शाउट। You don't shout. Exactly. यू डोंट शाउट, ये कॉमन सेंटेंसेस हमारे स्कूल के टीचर्स के। मैं ऑब्जर्वेशन लिया करता था, आई यूज्ड टू ऑब्जर्व, हर अंग्रेजी की टीचर, मैथ्स की टीचर यही जुमले बोलती थी स्कूल में। यू डोंट टॉक, यू डोंट शाउट, यू डोंट स्टैंड अप, यू डोंट गो आउटसाइड। मैंने कहा क्या हो गया, बच्चों को यही टीचर्स बर्बाद कर रही है, लेकिन वो खुद बर्बाद हुई है, उनकी अंग्रेजी भी बर्बाद है। तो इस जुमले को आज के बाद क्या बोलेंगे? डोंट यू टॉक, डोंट यू स्टैंड अप, डोंट यू शाउट, डोंट यू गो आउटसाइड द क्लास। याद कर ले और अपने स्कूल के अंदर तमाम टीचर्स के जुमले सही करवा दीजिएगा। मैडम को भी बोल दीजिएगा, मैडम 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे आपको। डोंट यू शाउट, डोंट यू टॉक, डोंट यू, तुम मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। ये जुमला बड़ा कॉमन है। Don't interrupt in my life. डोंट यू इंटरफेयर अच्छा, इन don't माई, interrupt, don't let. डोंट यू इंटरफेयर इन माई। एक और भी बहुत कॉमन, तुम जुर्रत मत करना दोबारा मुझे फोन करने की। एक आईफोन ही तो मांगा था 15, और क्या मांगा था मैंने? इससे ज्यादा कुछ मांगा है मैंने कभी तुमसे? Don't you dare to call me. डोंट यू डेयर टू कॉल मी अगेन। आईफोन 15 दे सकते हो तो मैं तुमसे बात करूंगी, वरना बस भूल जाओ तुम मुझे। वो कहेगा ठीक है भाई, बोलना ज्यादा बेहतर है, डोंट यू। आजकल की लड़कियां बड़ी चालाक हो गई है और आईफोन 15 की ख्वाहिश करती है। मिल गया तो सही है, ही इज मिस्टर राइट, वरना वो उसने कहा नहीं यार मैं लोड करा देता हूँ 100 का, तुम वही अपना मोबाइल यूज कर लो। नहीं चले। अच्छा, अब आपके ससुराल वाले आते हैं। जरूरी नहीं कि आप गुस्से की हालत में यूज इस्तेमाल करें। आपके अब्बा का जुमला, अरे आप लीजिए ना, आप लीजिए कबाब लीजिए, ये बच्ची ने अपने हाथ से बनाए हैं, यू जस्ट हैव सम कबाब्स। खाना बहुत अच्छा बनाती है हमारी बच्ची, आप लीजिए जूस लीजिए, यू जस्ट हैव सम जूस। आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। अब आप क्या कर रहे हैं? गुस्सा कर रहे हैं या आमादा कर रहे हैं? परसुएट कर, आमादा कर। अच्छा सर, बातों से सर प्लीज, सर प्लीज सर, यू जस्ट लिसन टू मी। किस किस की सुनूं भाई मैं, मतलब कौन हूं मैं? कोई रईस खानदान से हूँ। यू जस्ट लिसन टू मी सर, प्लीज सर, प्लीज सर, यू जस्ट। सर आप पैसे भी लेते हैं पढ़ाने के? नहीं बेटा, हमारा तो इंटरनेट फाइबर स्ट्रॉन्ग वाले ने डिश एंटीना लगा दिया ऊपर, इम्तियाज वाले घर राशन डाल के जाते हैं हमारे पास, दूध के लिए भैंसे बंधी हुई है, पैसे की जरूरत क्या है? ये इलेक्ट्रिक वाले आते ही नहीं है बिजली का बिल देने। चले, बात समझ आ गई बेटा? Yes, एक sir. और आपसे जनरल नॉलेज का सवाल, क्या एक Please. क्या एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? जी सर, आ चुके हैं आप, देखें। कैन वी यूज 2 ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस? बिल्कुल सर, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें क्या परेशानी है? आई राइट अ लेटर टू सारा एवरी मंथ। देखिए इसके अंदर आपको 2 ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। Yes, sir.
अब बताइए जल्दी से, एवरी मंथ क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है सर। Adverb. एक्सेलेंट आंसर, एडवर्ब है। बिल्कुल सही आपने फरमाया, इट इज एन एडवर्ब। आई राइट अ लेटर टू सारा एवरी मंथ। अब यही दो ऑब्जेक्ट्स देखिए किस स्टाइल से आ गए दूसरे सेंटेंस में। सारा को पहले ले आइए, लेटर को बाद में ले जाइए, टू को उड़ा दीजिए। अब सेंटेंस देखिए कैसा बन रहा है। ये जुमला सही है या गलत है? गलत है। नहीं, क्यों? सही है, सही है। I कोई write letter every month. मैं हर महीने खत लिखती हूँ। आई राइट सारा अ सारा लेटर। की हर महीने। एक ही मैं मैं सारा आई की हर राइट महीने सारा, खत लिखती मैं सारा लिखता हूँ, मैं सारा को खत लिखता हूँ की बात। आई हूँ। I राइट अ write a लेटर letter टू सारा, every आई month. राइट अ लेटर टू सारा, आई राइट सारा अ लेटर। बोथ सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इतनी बुनियादी चीज है, लेकिन ये हमें कभी कोई बताता नहीं है कि भाई ये दोनों फॉर्मेशंस बिल्कुल सही है। और ये कहानी कहाँ से शुरू होगी? ये कहानी शुरू होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। इन दोनों चीजों को समझ ले, आपका मसला हल हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समथिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समबडी। समथिंग और समबडी आपको समझना है कि समथिंग क्या है और समबडी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा आई टीच, आई टीच। अब मैं किस अब मैं किसको पढ़ाता हूं? तो आई टीच समबडी होगा या समथिंग होगा? somebody अच्छा, मैं क्या पढ़ाता हूं? आई टीच something समथिंग होगा या समबडी होगा? something Something. यानी कि दोनों हो सकते हैं। आई टीच समबडी भी हो सकता है, आई टीच समथिंग भी हो सकता है। something Exactly. आई लाइक समबडी, आई लाइक समथिंग, क्या सही है? दोनों यानी अकॉर्डिंग टू तो सिचुएशन। मुझे सारा भी पसंद है, मुझे चॉकलेट भी पसंद दोनों है, दोनों सही है। दोनों सही। Right. आई वॉन्ट समबडी, आई वॉन्ट समथिंग। Both are right. आई वॉन्ट सारा टू टॉक टू मी, मैं चाहता हूँ सारा मुझसे बात करे। आई वॉन्ट एन आइसक्रीम, बोथ आर करेक्ट। आई किल्ड समबडी या समथिंग? somebody somebody. मैंने चूहा भी मारा है परसों रात। अब बताइए। आई किल्ड, I killed something. I आई killed किल्ड somebody. समथिंग। रेड के लिए तो समथिंग हो जाएगा ना। आई जी, किल्ड, आई किल्ड समबडी विद माय आईज। किसी को अपनी आंखों से मार देना, ये भी हो सकता है। एक Very मिनट nice. वेट कीजिएगा। Stop crying. अच्छा जी, आई आस्क अ क्वेश्चन और आई आस्क अली। अगर मैंने कहा आई आस्क अ क्वेश्चन और आई आस्क अली, अब मैं ये चाहता हूं कि हम इन दोनों सेंटेंसेस को मर्ज कर दें। तो अब देखिए, आपका somebody भी आ जाएगा और आपका समथिंग भी आ जाएगा, और दोनों साथ साथ आ जाएंगे। जब ये दोनों साथ आएंगे तो आप पर डिपेंड करता है कि आप समथिंग को पहले लिखना चाह रहे हैं या somebody। अगर समथिंग को पहले लिखेंगे तो फिर प्रेपोजिशन का ख्याल रखना है, क्योंकि दो प्रेपोजिशन आ सकते हैं, या तो टू आएगा या फिर फॉर आएगा। ये भी हमें याद करना पड़ता है कि कौन सा वर्ब अपने बाद टू लेता है और कौन सा वर्ब अपने बाद फॉर लेता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आई आस्क अ क्वेश्चन समथिंग टू समबडी, आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली। Right. अगर मैंने समबडी को पहले लिख दिया, आई आस्क अली अ क्वेश्चन, आई आस्क अली अ क्वेश्चन,
अब ये भी सही है, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, लेकिन ये आज हमारी नॉलेज में नया इजाफा हुआ है कि somebody और something, ये पता ही नहीं था मुझे। आई गिव सादिया अ लेक्चर, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया, कौन सा जुमला आपने पहली मर्तबा सुना है आज? सर ये एक्टिव पैसिव तो नहीं 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 नहीं, एक्टिव पैसिव नहीं, अभी सिर्फ हम डबल ऑब्जेक्ट की आई गिव कहानी। सादिया लेक्चर, ये पहली बार सुना। I give Sadia a lecture. I give a हम्म, lecture to Sadia. Both ये तो sentences are absolutely correct. क्या इन दो sentences को आप जोड़ सकते हैं? आई टीच इंग्लिश टू अली। I teach English to Ali. I teach Ali से अगर हम उठा लें, अगर अली से उठाए I teach Ali, होता है ना, I teach Ali बोल सकते हैं ना, I teach Ali English, मैं अली को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यस I teach English to Ali. I teach Ali English. I teach English to Ali. I teach Ali English. एक और देखिए, I will buy you a car. I will buy you a car. अब आप कार को इधर ले आइए, यू को इधर ले जाइए। आप कहेंगे हाँ ये तो सुना है हमने, I will buy a car for you. रिसीवर कौन होगा बताइए? आप होंगे ना, गाड़ी किसको मिलेगी? गाड़ी कौन चलाएगा? आप चलाएंगे, रिसीवर आप है। लेकिन डायरेक्टली एक्शन को रिसीव करने वाला हमेशा समथिंग होता है, कार। I will buy a car for you. I will make a cup of tea for you. और क्या बना सकते हैं? देखिए, I will make you a cup of tea. अब इन दो सेंटेंसेस में आपने देखा फॉर का इस्तेमाल होगा, और यहां पर भी दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं, a cup of tea और you. Something for somebody और somebody something. अब एक सवाल जहन में उठ रहा है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ टू लगाए या फिर यहाँ पर फॉर लगाए? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपके नोट्स के अंदर एक लिस्ट सर ने आपको प्रोवाइड की है, वर्ब्स विद डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इस लिस्ट को फॉलो कीजिएगा। व्हाट आर डबल ऑब्जेक्ट वर्ब्स, ये मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। और इसके अंदर फिर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको पढ़िएगा। आइए एक एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ था वी देम मनी ओ अ लॉट ऑफ, तो इसने बनाया वी ओ देम अ लॉट ऑफ मनी। अब इसी तरह से इन्होंने एक सेंटेंस लिखकर दे दिया है, कॉस्ट अ लॉट द रिपेयर और मी। हैंड रेस करके बनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना हर कोई बोलना शुरू हो जाता है। रेज योर हैंड एंड मेक, सर दोबारा से रिपीट कर दें। ये लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, नंबर 1 कॉस्ट अ लॉट द रिपेयर और मी। मैं चाहता हूं कि इसको आप सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें, कर सकते हैं? ये कहलाते हैं जंबल वर्ड्स। आप इसको रीऑर्गेनाइज कर दीजिए। यस सुमेरा। I bought a house. It is costly. ये लिखा हुआ, ये वाला, कॉस्ट अ लॉट द रिपेयर और मी। यस आयशा। The repair cost a lot me. सोचिए क्या गलती कर दी। A Sir, lot. a lot cost repaired. They repaired me. नेक्स्ट, द रिपेयर कॉस्ट मी अलॉट। ये चीज, द रिपेयर कॉस्ट मी अलॉट। कॉस्ट मी अ लॉट। टू तो है ही नहीं ना, जब टू सही। नहीं है तो इसका मतलब है आपको क्या करना है, somebody something करना है। नीचे देखिए, did you drink me? Did you get a drink? नहीं. Did you get me a drink? Did you get me a drink? Yes, next Maria. Yes, can you teach me a new song? Can you teach me a new song? Number 4, Asia. Pass the talkie.
Salt pass me. ये तो हलवा हो गया, पास मी द सॉल्ट। अगर Pass इस me the तरह salt. की एक एक्सरसाइज आपको दूं तो आप उसको रीऑर्गेनाइज कर लेंगे, बड़ा मजा आता है इसमें। Yes, sir. इससे पता है इससे क्या होता है, ये आपके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये मजा आता है इसको सॉल्व करने में। जैसे आई हिम आस्क्ड टू गेट माय कोट मी, क्या बनेगा? I asked him to get my coat. मी भी तो लिखा हुआ है। I asked him to get my coat. I asked him to get my coat me. Get me my coat. गेट मी माय कोट। My coat. Yes, sir. Get me my coat. चलो इसके आंसर्स आप और टैली भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, 4 आपके साथ जाएगी, एक्सरसाइज 5 भी साथ जाएगी, आंसर की भी साथ जाएगी आपके साथ, आपके नोट्स में ऑलरेडी मौजूद है। अब ये वो प्रपोजिशंस है बेटा, ये वो प्रपोजिशन है और ये वो वर्ब्स है जिनके साथ टू लगता है। नंबर 3 देखिएगा, आई सेंड सम मनी टू यू। इसमें से मैं ये चाहता हूँ कि आप टू हटा दें, तो बताएं आप लोग क्या करेंगे? I sent some money. I sent some money. यू कहा गया, टू कहा गया, यू तो लिखना पड़ेगा ना, टू को हटा दे बस, For अकल इस्तेमाल करें। Sent you some money. ये चीज उम्र में छोटी है, अकल भी ज्यादा है। आई सेंट यू सम मनी, आई सेंट यू सम मनी। ऐसी मेरे साथ एक गलत फहमी हुई थी, मैंने सेशन में किसी को कह दिया कि बेटा आप बहुत छोटी है, तो कहने लगी सर एक्सक्यूज मी मेरे 2 बच्चे। मैं कहा लेकिन आपकी आवाज तो खुद बच्चों वाली है। लेकिन सर बस यही एक मेरा मसला है, मेरी आवाज जो है वो 13 साल वाली रह गई है, लेकिन मेरी बच्ची जो है माशाल्लाह 11 साल। लेकिन सब भी मैं जब भी फोन उठाती हूँ तो सब ये कहते हैं बेटा मम्मा से बात कर रहा है, तो मैं ही बात कर रही हूँ। चलो, सैम ब्रॉट सम फ्लावर टू यू, इसमें से टू हटा दीजिए। सैम ब्रॉट सम फ्लावर्स टू यू, इसमें से यू हटा दीजिए, टू हटा दीजिए, तो क्या करना पड़ेगा? Sam brought you some flowers. सैम ब्रॉट यू सम फ्लावर्स, सैम ब्रॉट यू सम फ्लावर्स। इसको बेटा याद करेंगे आप लोग, थोड़ा सा वक्त लगाएंगे इसके ऊपर। आपका इस सैटरडे को जो मैंने टेस्ट लेना है, मैं 2 और 4 का भी टेस्ट लूंगा कि 2 लगाइए और 4 लगाइए। मुझे पता चल जाएगा किस बच्चे ने बैठकर लिस्ट को 1 2 3 4 मरतबा पढ़ा है, तो वो फौरन अपनी एक्सरसाइज सही कर लेगा। आई फाउंड अ पेन फॉर यू, इसमें से 4 हटा दीजिए। Found I a found pen. you a I found you a pen. Can you get a gift card for me? इसमें से 4 हटा दीजिए। Can you get me a gift card? Can you get me a gift card? आ गई बात समझ? ठीक है, ये लिस्ट आपके साथ जारी है, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी है और कुछ अच्छी पिक्चर्स मुझे मिलती है कुछ किताबों से, तो वो भी मैं चिपका देता हूँ नोट्स के अंदर। तो ये मुझे बड़ी अच्छा लगता है जब इसको कोई ऐसा स्टूडेंट भी देखता है ना जिसको नहीं समझ आ रहा होता, तो उसको इस तस्वीर को देखकर समझ आ जाता है उसको कि सर क्या कहना चाह रहे। गौर से देखें इस तस्वीर को, ये देखिए, शी लेंड सम मनी टू हर सन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप इधर ले आइए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप इधर ले आइए। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर आएगा यानी कि somebody इधर आएगा, तो नीचे देखिए लिखा हुआ है द preposition is dropped when the order of the object is reversed। जब आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर लिखा, somebody को इधर लिखा और समथिंग को इधर लिखा, तो अब आपको टू ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किताबों के अंदर भी जब आप मुझे याद है कुछ दिन पहले एक बच्ची ने कोई ऑनलाइन टेस्ट दिया था लैंग्वेज का, कि सर मैंने आपकी सारी बातों को पढ़ के रिवाइज करके टेस्ट दिया था,
I cleared an international English language test. तो आप जब 3 months का कोर्स मुकम्मल करेंगे, आपकी बेसिक्स, आपके टेंसेस, आपके मॉडल वर्ब्स, आपके कंडीशनल्स, आपके मॉडल फ्रेजेस और आपके वेरियस स्ट्रक्चर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ गोट कहाँ जाके फंसेगी? गोट फंसेगी थोड़ी सी बहुत कहाँ पर? पैसिव नरेशन और क्वेश्चन टैग्स। उसके ऊपर मेरी वर्कशॉप्स आती है, कभी लाइव आती है वरना रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है। तो वो नॉलेज आप इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से सीखने के बाद फिर आप उन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि पैसिव बेसिकली रिटन में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हम स्पोकन इंग्लिश कोर्स में पैसिव को डिस्कस ज्यादा नहीं करते, लेकिन वर्कशॉप की शक्ल में कर लेते हैं। आखिरी बात आज की, ट्रांजिटिव वर्ब्स वर्सेस इनट्रांजिटिव वर्ब्स। सर आपसे एक सवाल है, जी पूछिए। सर आपने देखिए सबसे पहली बात करी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। आपने एक ऑब्जेक्ट लगाया, फिर आपने कहा ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो, हमने कुछ नहीं कहा। फिर सर आपने 2 ऑब्जेक्ट्स लगा दिए। मतलब ये चल क्या रहा है सर? कभी एक ऑब्जेक्ट, कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कभी 2 ऑब्जेक्ट। ये कौन फैसला करता है कि मेरे बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, मेरे बाद 2 ऑब्जेक्ट्स आएंगे, मेरे बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा? ये फैसला कौन करता है सर, बताइए, जनता जानना चाहती है। and intransitive verbs. ये फैसला वर्ब करता है, और वर्ब के अंदर भी 2 वैरायटीज हैं। वर्ब बहुत सारे हैं, बहुत सारी वैरायटी रहेगी। पहली वैरायटी आपके सामने आ रही है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। आसान जबान में, इन वेरी सिंपल इंग्लिश, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद हमेशा या तो एक ऑब्जेक्ट आता है या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे आई ईट एन एप्पल, आई टीच इंग्लिश टू सारा। यहां पर बताइए, ईट और टीच ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? Eat transitive. ये बेटा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ईट के बाद भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, टीच के बाद भी 2 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। जिन वर्ब्स के बाद Sir, ये ऑब्जेक्ट transitive है. जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, और जिन ऑब्जेक्ट्स के बाद कोई वर्ब नहीं आता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, वो Here in वर्ब्स they are called intransitive verbs. For example, I go to school every day, he is tired, he drives slowly. आप देखें इन तीनों वर्ब्स के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं। जब वर्ब के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट ना मिले तो आप समझ जाएं कि ये वर्ब जो है वो क्या है, इंट्रांस। तो फिर सर क्या आता है, क्या है? अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो फिर क्या आता है? एडजेक्टिव आएगा, टायर्ड, प्रेपोजिशन आएगा टू स्कूल, एडवर्ब आएगा ही ड्राइव स्लोली। एक जनरल नॉलेज की बात पूछूं आप लोगों से, सर ये But- दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। अगर नहीं आता तो फिर सर क्या आता है? प्रेपोजिशन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, इसके अलावा या कुछ भी नहीं आएगा। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। आज से पहले हम लोग कहते थे आई गो टू स्कूल एवरीडे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो आज से पहले आवाजें लगती थी एवरीडे। लेकिन चलो आज अभी पूरी क्लास मुझे बता देगी कि एवरीडे क्या है। Adverb. एडवर्ब। अब इसको ऑब्जेक्ट, Adverb. कभी ऑब्जेक्ट का दर्जा तो नहीं देंगे आप लोग, ये बात तो मुझे कंफर्म है। फिर टू स्कूल क्या है सर? ये ऑब्जेक्ट है। बस आज ये बात भी पता चल गई कि ये भी ऑब्जेक्ट है। स्कूल आपका नाउन है, टू आपका प्रेपोजिशन है, वो आपका वर्ब है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास इनट्रांजिटिव वर्ब है। जितने भी वर्ब ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, वर्ब ऑफ मूवमेंट से मुराद गो, कम, अराइव, टीच। गो, कम, अराइव, टीच, जॉग, वॉक, रन। इन सारे वर्ब्स के अंदर आप क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। गो, कम, अराइव, रीच, जॉगिंग होती है ना, जॉग, रन, वॉक, ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं।
जितने भी वर्ब ऑफ मूवमेंट्स होते हैं तो उनको हमने आसानी से याद कर लिया। ही इज टायर्ड, यहाँ पर आपके पास एडजेक्टिव वो आ गया स्टेटिव वर्ब। जितने भी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो भी अमूमन इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। देखिए इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। ही लुक्स अनहैप्पी, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी नहीं है क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है। he looks unhappy, he looks worried, he looks busy, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि बिजी क्या है, एडजेक्टिव है। he drives slowly, यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, क्यों, क्योंकि स्लोली तो एडवर्ब है। ड्राइव के बाद आ रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, नो ऑब्जेक्ट इज देयर। तो जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता वो वर्ब कौन से होते हैं, इंट्रांजिटिव। एक जनरल नॉलेज की बात पूछूं जाते जाते, बताइए ट्रांजिटिव वर्ब ज्यादा है या इंट्रांजिटिव वर्ब ज्यादा, तादाद में ज्यादा कौन Intransitive Sir, verb. intransitive verbs. है? आपका जवाब हेलो। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद है 100-150। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद बहुत लिमिटेड है, उनको याद किया जा सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स अनलिमिटेड है। ऐसे तो बहुत सारे वर्ब्स है ना बेटा जिनके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन ऐसे Yes. वर्ब्स कम है जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता। यानी कि सर अगर हम लिस्ट हमें सर्च करवानी हो तो हम करवा सकते हैं, बिल्कुल आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, आपके नोट्स में आ जाएगी, अपडेट होगा। अगले हफ्ते जब नोट्स आपके पास अपडेट होकर आएंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स, उसके साथ साथ उसकी एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। अच्छा सर आखिरी सवाल फिर सर प्लीज, आखिरी सवाल सर, एक क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई वर्ड ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी है, बताइए आप लोग क्या कहते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई वर्ड ट्रांजिटिव भी बन जाए, कभी इंट्रांजिटिव बन जाए, कभी ट्रांजिटिव बन जाए? ये देखिए, आई ओपन द डोर, बताइए ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है? वर्ड ओपन के बारे में बात कर रहे हैं, आई ओपन द डोर। कोई भी वर्ब अपने बाद अगर ऑब्जेक्ट ले लेता है तो वो क्या बन जाता है, Transitive. ट्रांजिटिव। अच्छा अब यहां पर देखिए, द डोर ओपन्स स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खुलता है। Sir, ये intransitive है. क्या सर की बात सच हो गई है कि कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं, वो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले भी सकते हैं और वो ऑब्जेक्ट नहीं भी ले सकते। एक और जनरल नॉलेज की बात, बताइए पैसिव वाइज में सबसे पहला काम आप लोग स्कूल में क्या करते थे? जुमला मैं याद करवा देता हूँ, आई ईट एन एप्पल, आई किल्ड अ स्नेक। ऑब्जेक्ट बताइए आता था Apple eaten by me. ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्या कर देते थे, वेरी बिल्कुल। गुड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे। अगर आपके सेंटेंस में कोई इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसमें क्या करेंगे? उसमें भी मेरे ख्याल से ये पहले कर देंगे ऑब्जेक्ट। Object पहले कर कहाँ देना है. कहाँ से लेकर Object आ आओगी जाएगा. ऑब्जेक्ट, कहाँ से लाओगी बहन? नहीं इंट्रांजिटिव वर्ब अगर तुम्हारे पास कोई है, ही इज टायर्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? नहीं आएगा. ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं है इंट्रांजिटिव वर्ब्स के सेंटेंस के अंदर, वो इसलिए पैसिव में नहीं बना. तो इसलिए उनका पैसिव नहीं नहीं बनेगा. बनता। आ गई बात समझ? यस. पक्की बात है। चलो सर अगली क्लास में आप क्या पढ़ाने वाले हैं? अगली क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स को प्रोनाउन फैमिली के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोनाउन फैमिली में आप बहुत डिटेल में सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके सामने आएंगी। और उसके बाद डिटर्मिनर और पजेसिव प्रोनाउन को स्टडी करेंगे, इट्स वर्सेस इट्स को डिस्कस करेंगे। और हम
ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का भी तरीका आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और फिर हम बढ़ेंगे इन्फिनेटिव और जेरेंड के बारे में। ये सारी बातें आपसे इंशाल्लाह अगले नशिस्त में होगी। मेरी मुलाकात आपसे अगली मंडे को होगी। मंडे और ट्यूसडे मेरे 2 सेशंस आपके साथ होते हैं, और जो ट्यूसडे का सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। ठीक है। और इस हफ्ते को आपका जितना मैंने आज तक पढ़ाया है इसके ऊपर आपका सैटरडे को टेस्ट होगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो चीज मैं मंडे और ट्यूसडे को पढ़ाऊं उसका मैं टेस्ट लाजमी कंडक्ट करूं। इससे मैंने एक बात महसूस की है, हमारी आवाम पढ़ती है, जब सर पे पढ़ती है ना, और जब उनको इस बात का इंतजार होता है कि टेस्ट होगा और सर हमारा हमारा नाम मंजर आम पर आएगा, तो फिर सर, सब आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे टेस्ट कहाँ से? जितना मैंने 2 लेक्चर्स में पढ़ाया है बस सारी बातें कवर करूंगा आज और कल जो मैंने पढ़ाया है। नोट्स आपके पास है, इन्हीं नोट्स के अंदर से मैं टेस्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है बेटा, गॉट इट। अभी थोड़ी देर में आपकी मुलाकात होगी मिस कोमल से। याद रहे हमारे पास 2 तरह की मिस कोमल है। दोपहर में जिनसे मुलाकात हुई थी वो आपकी बेसिकली ग्रामर टीचर भी है। मेरे साथ मिस कोमल भी पढ़ाती है, 2 का पढ़ाती है, एक ग्रामर क्लास लेती है और एक डिस्कशन। तो आपकी मैंने मुलाकात करवा दी थी कुछ बच्चों से दोपहर में। अभी आपको थोड़ी देर में मिस कोमल ज्वाइन कर लेंगे। मिस कोमल शेख, शी इज योर एक्चुअली डिस्कशन टीचर। याद रखिए आपकी 6 डिस्कशन टीचर्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी तमाम डिस्कशन टीचर से मुलाकातें हो जाएंगी। तो कहीं पर भी कोई ऐसा सीन नहीं होता कि सर हमें समझ नहीं आ रही, एक की समझ नहीं आ रही तो दूसरी को ज्वाइन कर लो, दूसरी को समझ नहीं आ रही तीसरी को ज्वाइन कर लो। अभी आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर सेट हो जाएगा आपका पूरा शेड्यूल कि मुझे यहाँ मजा आ रहा है, ये टाइम मेरे लिए बड़ा सूटेबल है। ठीक है बेटा, आई एम साइनिंग ऑफ एंड मिस इंशाल्लाह। कोमल विल ज्वाइन यू शॉर्टली। अस्सलाम वालेकुम।